दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको पहले ही 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। ओके, इसके साथ ही हम क्या है इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं भी देखते जा रहे हैं, तो क्रम से इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं मैं आपको अलग से बताते जा रहा हूँ। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये दोस्तों हमारा क्या है पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे 3 नंबर वाले, और एक और इसके बाद पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम 3 नंबर वाले कवर कर लेंगे और आगे फिर हम क्या है 4 अंक वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि पहले एमपी बोर्ड में फिक्स होता था कि इस अध्याय से ओके कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, इस अध्याय से आपका 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। ये तो पहले से ब्लूप्रिंट होता था, उसमें बताया जाता था, लेकिन अब 2-3 साल से एकदम एमपी बोर्ड ने बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या है एनालिसिस करके अनुमान लगा सकते हैं किस अध्याय से हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस अध्याय से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसी के अनुसार मैं आपको क्या है तैयारी आपकी करा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको क्वेश्चन 3 नंबर में बताऊं हो सकता है आपके एग्जाम में 4 नंबर में आ जाए, और जो 4 नंबर में क्वेश्चन बताऊं हो सकता है वो आपके 3 नंबर पूछ ले जाए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन में हो सकता है। ओके, बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बताऊं चाहे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताऊं या 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊं, तैयार तो आपको क्वेश्चन करना ही है। ओके, तो जिस तरीके से एग्जाम में लिखा पूछा जाए आप उस तरीके से आपको बता देना है। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। रासायनिक बलगति वाले जो चैप्टर है, इससे आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा आपका आता है 3 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख कीजिए, या रासायनिक क्रिया जो अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले आपको कारक तैयार कर लेना है। कौन कौन से कारक होते हैं? पहले होता है आपका अभिकारक का सांद्रण। जो अभिकारक है उसका सांद्रण पर क्या है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और साथ ही क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारकों अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी टक्करों की वृद्धि हो जाती है। देखिए अभिक्रिया की दर कैसे निर्भर करती है अभिकारक के सांद्रण पर। यदि सांद्रण बढ़ेगा तो उसमें क्या है अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें अभिक्रिया होगी तो टक्कर बहुत ज्यादा होगी। तो जो टक्कर जो अणु है वो बहुत सारे उसमें, और अणुओं की जो टक्कर हो रही वही तो उसकी क्या है, वही तो उसका क्या है दर है। ओके, दर उसकी बढ़ जाती है। दूसरा अभिक्रिया का ताप। समानता अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की क्या गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, इससे आपकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर, ये आपको पॉइंट रखना है। और प्रयोगों द्वारा देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर क्या है 2 से 3 गुनी तक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति से सक्रिय ऊर्जा का मान परिवर्तन हो जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या बढ़ जाती है। उत्प्रेरक आप जानते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं पर क्या घटाने का काम करते हैं, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति भी क्या निर्भर यहाँ करती है। नेक्स्ट है पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि अभिकारक ठोस है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि अभिक्रिया की दर क्या बढ़ा देता है। अभिकारक जितना बारीक चूर्ण होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना अधिक होगा और अभिक्रिया की दर क्या बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट है दाव किस प्रकार से गैसीय अभिक्रिया में दाव बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। दाव बढ़ाने से अभिकारक के अणु पास आ जाते हैं, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। मेन आपका रहता है जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बीकर लिया है, देखिए इसमें 2 हमने क्या है 2 ठो इसमें कोई पदार्थ मिला जो आपस में क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया का मतलब है कि इनमें जो इनके टक्कर हो गए इनके अणुओं के बीच, ओके, जितनी तेजी से टक्कर करेंगे उसकी मतलब उतनी तेजी से इनकी क्या है अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। टक्करों की संख्या कम है तो अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। तो अभिक्रिया की दर पूरे जो इनके अणु हैं उनके टक्करों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देते हैं, सांद्रता बढ़ जाने से ज्यादा अणु है, ज्यादा अणु से क्या है ज्यादा टक्कर होगी, इसलिए अधिक सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ओके, इसी बार से अभिक्रिया ताप पर जो गतिज अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, ओके, तो जो हमारे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा से ज्यादा टक्करें हो बहुत स्पीड से होंगी और टक्कर बढ़ेंगे तो अभिक्रिया दर बढ़ेगी। यानी पूरे टक्करों के कंसेप्ट से आप पूरा समझ सकते हो। दाब बढ़ाएंगे तो ये अणु पास आएंगे तो फिर भी इनमें टक्कर होगी तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। इस प्रकार से आप क्या चीजों को यहाँ समझकर तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये आपको क्या पॉइंट आपको तैयार करना है, तो 3 नंबर है तो 3 पॉइंट भी आपको लिख दें, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा चांस है इसके क्वेश्चन के आपके आने से, और आपके 2 अंतर वाले क्वेश्चन है। ओके, दोनों में से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों आपके क्वेश्चन आ जाए अथवा में आपको आ सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, एक और आपका अंतर वाला वो भी एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में है, तो दोनों अंतर वाले क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। कोई भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांसेस के रहने वाले हैं। ओके, तो अभी ये आपका क्या है पहला अंतर है कि अभिक्रिया की आणविकता का अणुसंख्या भी कहते हैं, और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। ओके, अब 3 नंबर क्वेश्चन है 3 अंतर, या 4 नंबर में 4 अंतर भी आप कह सकते हो। अभिक्रिया की आणविकता
या फिर अब अनुसंगतता का है, एक ही बात है। हो गए कभी कभी आपका आणविकता लिख कर आ जाता है, कभी अनुसंगतता लिख कर आ जाता है, और अभिक्रिया की कोटि में अंतर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। पहले तो आपको बताना कि होते क्या है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, आयनों की जो संख्या होती है अणु संख्या कहलाती है। तो अणु संख्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। ओके, क्लियर है। अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु हैं उनकी संख्या करें तो आपकी क्या है? अणु संख्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। क्योंकि अभिक्रिया कोटि क्या है? अभिकारकीय अणुओं, परमाणुओं, आयनों की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जिन पर क्या है? जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करे वो अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु, आयनों की जो संख्या होती है अणु संख्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। क्लियर? यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होती है। ओके, यह सदैव एक पूर्ण संख्या में होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या में होती है, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि जो अभिक्रिया की कोटि है भिन्न, शून्य, ऋणात्मक की संख्या भी हो सकती है। ये तीन आपके सिंपल आपके अंतर रहने वाले, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चौथा अंतर हमारा ये रहने वाला है। ओके, तो चारों अंतर एकदम सिलेक्टेड हैं। ओके, सभी आपको क्या है? चारों अंतर एकदम तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेकिन आने की कम चांस है क्योंकि आपका 24 में आ ही चुका है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ये भी था, लेकिन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल का व्यंजक, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो ये आपको क्या तैयार कर सकते हैं। लिखने का कैसे तरीका रहने वाला पेपर में, तो ये आपका तरीका, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। ओके, अगर समझना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाते समय मैंने आपको समझाया भी था। ओके, तो इसे आप तैयार करना चाहते हैं तो इसे आप तैयार कर सकते हैं, या स्किप भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते? उदाहरण देकर समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, इसको इनकी अलग से परिभाषा आपकी आ सकती है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। अभिक्रिया की आणविकता उदाहरण देकर समझाइए। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो दोनों पूछ लिया जाएगा, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता साथ साथ पूछ लिया जाता है। दोनों को आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो अभी तो परिभाषा हमने जब अंतर देख रहे थे तो उसमें हमने देखी यही है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? दर नियम में व्यक्त क्रिया कारकों में सांताओं में लगे घातांकों के योग को किसी की भी क्या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह एक प्रयोग राशि होती है। अंतर में भी हमने देखा ये क्या एक प्रयोग राशि होती है, और जो क्या है प्रयोग अवस्था पर निर्भर करती है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझाया जा रहा है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, ओके, तो ये आपका इससे अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनता है। अब इसमें अभिक्रिया दर देखना है, जो हमारे अभिकारक हैं इसमें। ओके, अभिकारक में जो घातांक लगी होती है उनको अगर सम करते हैं तो वही क्या अभिक्रिया की कोटि आ जाएगा। बस इसको क्या है फॉर्मेट में दिखाया गया है, संकेत के रूप में। क्लियर है? तो आपको ये क्या है तैयार करके रखना उदाहरण के साथ अभिक्रिया की कोटि। फिर इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के लिए टक्कर के भाग लेने वाले अणुओं, आयनों, परमाणुओं, आयनों और अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सिंपल मैंने क्या बताया आपको कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं, अणुओं, आयनों की जो संख्या होती है, ओके, वही हमारे क्या आपकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, अणु संख्या जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? और यह सदैव हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। जो हमने अंतर में पॉइंट लिखे ना वही आपको बताना, कुछ अलग नहीं है कि अगर आपने अंतर तैयार कर लीजिए समझ लीजिए टॉपिक तैयार होगी कि वही बातें बस बताई गई हैं, और लिखने का तरीका है। कई बार क्या है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आएगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, या फिर आपका आ जाएगा परिभाषा उदाहरण से लिखी, तो परिभाषा उदाहरण से आए तो इस फॉर्मेट में लिखना है। अंतर आए तो जो मैं आपको पहले अभी आपको इस तरीके से बताया ये आपको क्या है अंतर अगर पूछा जाता तो ऐसे आपको लिखना है। और आपको आता है परिभाषा उदाहरण लिखी तो इस फॉर्मेट में लिखना है। बात वही रहने वाली है, फॉर्मेट थोड़ा आपका अंतर रहता है। नेक्स्ट ये अंतर भी आपको तैयार करके रखना है। हाई चांस एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था तो ये भी आपका आ सकता है। ओके, ये आपका अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वो था आपका क्या अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये आपका अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। दोनों आपके एकदम हाई चांस के आने से कोई भी आपका एक आ सकता है। ओके, दोनों आ सकते हैं अथवा में। ओके, तो इसलिए आपको क्या पढ़ के एकदम रखना है। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, देखिए अभिक्रिया की दर क्या होती है? इकाई समय अभिकारक के सांतरण में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ये आपकी अभिक्रिया की दर है। जबकि दर स्थिरांक दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक हमारा क्या है? दर स्थिरांक कहलाता है। तो किसी भी समय अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर अभिक्रिया की दर, ये आपको याद भी रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। अभिक्रिया की दर मोल लीटर इनवर्स आपका समय इनवर्स होती है, जबकि इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर क्या निर्भर करती है। नेक्स्ट आपको इस बार से पॉइंट दिया हुआ, तो क्या आपके हैं 3 पॉइंट तो कम से कम आप रखिएगा, ये चारों पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। ओके, तो अभी आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और 3 नंबर में भी आ सकता है। ओके, पढ़ के आपको रखना है। छद्म कोटि की अभिक्रिया है, समानतः साधारण अभिक्रियाओं की कोटि और आणविकता समान होती है,
परंतु कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों में से इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि उसमें से थोड़ी सी कमी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर जाती है। अतः ऐसी अभिक्रिया क्या है कि कोटि और आणविकता में अंतर हो जाता है। यानी यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि अभिक्रिया की क्या है, नॉर्मल साधारण अभिक्रिया होती है, उनकी अभिक्रिया की कोटि और जो आणविकता होती है समान होती है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में क्या है, अभिकारक की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि थोड़ा बहुत उसमें हम कम भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इससे क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में फिर अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मैंने आपका यहाँ रहने वाला है छद्म कोटि अभिक्रिया कि वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है किंतु कुछ कारणों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा व्यवहार करती हैं आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, है नहीं लेकिन लगता है ऐसा। ओके, कि वे अभिक्रिया जिनकी आणविकता एक से अधिक है, लेकिन कुछ कारणों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा व्यवहार दिखा रही है, वो आपको क्या है, प्रदर्शित करती हैं आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल है कि उनकी आणविकता तो एक से अधिक है लेकिन कुछ कारणों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा व्यवहार कर रही हैं, तो आभासी कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल भी आपको तैयार करना है, ये मैंने आपको याद तैयार करके रखिएगा। ओके, शॉर्ट में 2 साल से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में 2 नंबर से क्वेश्चन आया था। ओके, उदाहरण भी आपको तैयार करके रखना है क्योंकि उदाहरण के साथ आता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो वे अभिक्रिया जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सांद्रता की शून्य घातांक के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, ये आपका अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, कमी रिपीट होने के चांस है। लेकिन इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय के क्या दोगुना होता है। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है, तो इसे आपको क्या तैयार करके रखना है, कर सकते हैं। लेकिन सिंपल क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है ये आपका रहने वाला है। ओके, अभी हम इसे निकालने भी देखेंगे किस प्रकार से निकलता है। अब हमारा यहाँ क्या बताया जाता है कि हम क्या अभिक्रिया का तो 100% मान के ही चलते हैं। ओके, अब यहाँ लेकिन कितनी परसेंट होगी, 99% के लिए हम निकाल रहे हैं। 99% की निकालते हैं, 100 हो जाएगा, 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारे 99% पूर्ण होने में लिए आ जाएगा। इसके बाद 90% पूर्ण होने की बात करते हैं तो 100 तो आपका रह गए, लेकिन आप 100 में से आपका 90 माइनस होगा तो 10 बचेगा आपका। इस प्रकार से रहेगा। हम दोनों समीकरण 1 और 2 से हम क्या है दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि क्या है, ये आपका सिद्ध कर दिया कि 2 गुना आपका लग रहा है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के क्या दोगुना है, यही हमने क्या प्रूव किया है यहाँ। आगे अब जो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके हाई चांस रहने आपके आ सकते हैं। ओके, रहने वाले हैं इनके हाई चांस आने के आपके एग्जाम में। पहला आपका कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के हेतु वेग या दर स्थिरांक का समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आपका यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक का समीकरण। ओके, दर स्थिरांक का समीकरण पहले तो आपको क्या है, दर स्थिरांक का समीकरण आपको याद कर लेना है क्योंकि ये डायरेक्ट दोस्तों आपको क्या है एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का समीकरण आपको लिखिए, तो ये आपका क्या समीकरण रहने वाला है। तो इसे तो आपको पहले याद कर लेना है। अब कैसे व्युत्पत्ति होनी है तो इसे मैं अपनी लैंग्वेज में दिखाता हूँ। इसको दोस्तों आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यही आपका तरीका क्या है, आपको पेपर में एग्जाम भी लिखना है जिस तरीके से मैंने इसे आपको सॉल्व किया है। तो इसे आपको देख लीजिएगा। अगर समझना चाहते हैं तो आप क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने में पूरा डिटेल से मैंने बताया है, तो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल समझाया है। इसके आगे आपका रहने वाला और ये हमारा निकल आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक का समीकरण। ओके, तैयार करके रखना और ये आपको यार डायरेक्ट भी याद करके रखना है, एक वाक्य में दोस्तों आपका आ सकता है। आगे नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आया था, 20 में आया, तो हाई चांसेस के आपके आने थे। ओके, ये आप मेरे तरीके से जो रहने वाला है तो इसे आप तैयार कर रखना है। पहले तो अर्धायुकाल जब पूछा जाए तो आपको अर्धायुकाल को शॉर्ट में समझा देना है। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक का सांद्रण क्या घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाए। अर्ध आयुकाल। ओके, अर्ध आयुकाल तो ऐसा समय जिसमें क्या है, जिसमें अभिकारक का जो सांद्रण घटकर क्या है प्रारंभिक सांद्रण के आधे रह जाता है, तो आपका अर्धायुकाल होता है। अब प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल निकालना है। ओके, तो इस बार से आपका रहने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार अच्छे से कर लेना है। देखिए अभी ये हमारा सूत्र होता है प्रथम अभिक्रिया कोटि की अभिक्रिया के लिए भी हमने दर स्थिरांक का जो समीकरण देखा, ये हमारा समीकरण होता है। बस हम लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें आधा समय कर देना है। ओके, आधा समय हमारा कर देना है, तो हम यहाँ आगे आधा समय कर देते हैं। ओके, जिससे हमारा क्या है सांद्रण भी घटकर आधा रह जाता है। जब आधा समय करेंगे सांद्रण भी आधा रह जाएगा, तो इस पर टी के स्थान पर T/1/2 यानी अर्धायुकाल के लिए प्रदर्शित कर रहा है, और ये हमारा सांद्रण भी क्या है घटकर आधा रह गया है। बस में क्या है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इस प्रकार से हमारा आ जाता है। ओके, अब ये हमारा log 10 2 आता है, इसकी वैल्यू ये होती है और आपको रख दिया, आपका आंसर आ जाता है। जैसे भी आपको याद रखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है, तो एक वाक्य में आपका आ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का क्या होता है, तो आपको ये डायरेक्ट एक वाक्य में बताना पड़ेगा। ओके, बाकी सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से। ओके, तो अभी लास्ट ये क्वेश्चन, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताएं तैयार करके रखना है, ये आपके आने के हाई चांस है।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ से आपके 3 नंबर में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपका रिपीट होने के हाई चांस है, तो पढ़ के एकदम आपको इसे भी अच्छे से रखना है। ओके, 2 अंतर है यहाँ से आपको तैयार करके रखिए, दोनों में से एक ना एक आपका आ सकता है। तो आपके डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, दूसरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तत्वों में अंतर। ओके, पहले डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर किस प्रकार से कि डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में पाया जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व में क्या है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है एफ कोष में पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम भाव से पूर्व n व n-1d कक्ष अपूर्ण रहता है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व में अंतिम भाव से पूर्व कक्ष दो आपके होते हैं n, n-1, n-d कक्ष क्या आपका अपूर्ण होता है। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं स्थायी होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। प्रकृति में ये समान मात्राएं पाए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में क्या पाए जाते हैं। ये तत्व क्या संगमर तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संगमर तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके दिए हैं 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर रहने वाला है, बहुत हाई चांसेस के भी है। अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था, ये 22 में आया था, 30 में आया था और आपको 25 में आपका आ सकता है, तो वैसे भी आपको पढ़ के रखना है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तत्व में अंतर। लैंथेनाइड में क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष के 4f में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है n-2 एफ उपकोष के 5f में प्रवेश करता है। ये तत्व क्या प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ में +2 +4 ऑक्सीकरण की अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था क्या प्रदर्शित करता है। इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, किसमें लैंथेनाइड में, जबकि एक्टिनाइड में इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं लैंथेनाइड, जबकि एक्टिनाइड ये तत्व आपका ऑक्सो आयन बनाते हैं। क्लियर है, तो इस बार से आपके पॉइंट दिए हुए आगे भी दिए हुए हैं। ओके, ये आपके जो लैंथेनाइड होते हैं कम क्षारीय होते हैं इनके यौगिक, और जबकि एक्टिनाइड के यौगिक क्या है प्राय अधिक क्षारीय होते हैं। फिर आपका प्रोमीथियम के अलावा सभी तत्व क्या है नॉन एक्टिव रेडियो एक्टिव हैं लैंथेनाइड में, जबकि एक्टिनाइड में सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है, तो ये आपके अंतर दिए हुए हैं, 6 अंतर बताए, 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। संगमर तत्व कहने कहते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है समझाइए। तो संगमर तत्व क्या है, तो डी ब्लॉक के सभी तत्व को हम क्या कहते हैं संगमर तत्व कहते हैं। इनकी श्रेणियों में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ओके, क्रम से इनके बारे में आपको एक बार पढ़ के बस रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या है 2 नंबर का, यहाँ से भी कोई जो भी मतलब यहाँ कई सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 2 नंबर का अलग से बन सकता है, या फिर आपका 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन बनता है, तो आपके 1-2 पॉइंट एक साथ पूछ लिए जाएंगे। जैसे जो आपके डी रंगीन आयन व यौगिक का निर्माण करते हैं, जो संगमर तत्व है रंगीन यौगिक का आयन का निर्माण करते हैं, या संगमर धातु समानता रंगीन यौगिक बनाती है, क्यों बनाती है। इस बार से क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया, कमी चांस से पढ़ के आपको रखना है। फिर आपको मिश्र धातु का निर्माण करती है, तो या संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती है, क्यों बना लेती है। रंगीन आयनों का निर्माण, ओके, फिर ये आपका मिश्र धातु क्यों बना लेती है, तो आपको संगमर धातु में n-d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। संगमर धातु के परमाणु आकार में, ये मैंने आपको 2 नंबर, यही क्वेश्चन में आपको 2 नंबर बताया था, संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है। तो रीजन क्या होते हैं कि इनके आकार क्या लगभग समान होते हैं, साथ ही इनके ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे रहते हैं, तो थोड़ी जगह भी होती है, साथ ही समान आकार होता है। ओके, तो ये आपस में मिलकर क्या होते हैं, ये आपस में मिलकर एक जाल जैसी क्रिस्टल जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। ओके, जो समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संगमर धातु होते हैं आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। ये आपका रीजन, यही मैंने आपको 2 नंबर में भी समझाया था। ओके, ये सभी आपके 2 नंबर वाले भी 2 नंबर में क्वेश्चन आपके ये टॉपिक बन सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ से हाई इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक रहने वाला है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसे आप क्या समझते हैं, और लैंथेनाइड संकुचन के तत्वों के प्रभाव और लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण और लैंथेनाइड संकुचन का तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पॉइंट पढ़ के रखना है, हाई चांसेस के आपके रहने वाले हैं। तो जो आपके देखिए लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। तत्वों के इस गुण को क्या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन यानी इस बार छोटा होता जाना, ओके, छोटा होना। तो लैंथेनाइड तत्वों के जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उनकी आयनिक त्रिज्या क्या छोटी हो जाती है, इसे हम कहते हैं संकुचित होती जाती है। यही आपका लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। अब फिर इसके बाद आपका कारण बताया जा रहा है कि क्या कारण है। तो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि n-2 उपकोष में क्या प्रवेश करता है। 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉन में परिरक्षण प्रभाव क्या बहुत कम हो जाता है, अतः परमाणु क्रमांक वृद्धि से नाभिक की आवेश में क्या वृद्धि हो जाती है। नाभिक की आवेश बढ़ेगा यानी नाभिक होगा सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर क्या खींचेगा, तो जो आपका परमाणु उसका आकार छोटा होता जाएगा यानी संकुचित हो जाएगा, और यही हमारा लैंथेनाइड संकुचन रहता है। तो ये आपके कारण बताया तैयार कर लिए, 3 लाइन में आपको बताया पढ़ के रखना है। लैंथेनाइड संकुचन का तत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, हो सकता है आपका ये तीनों टॉपिक एक साथ पूछ लिए जाए, तो पढ़ के रखना है। तो देखिए तत्वों पर प्रभाव, पहले तत्वों के गुणों में समानता, दूसरा तत्वों का पृथक्करण, तीसरा रहने वाला आपका सहसंयोजक का लक्षण। तो
तो ये आपके लेंथेनाइट स्ट्रक्चर के तत्वों पर पड़ने वाले प्रभाव, तो इनको भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ओके, लेंथेनाइट स्ट्रक्चर वाला, तो पढ़ के से आपको रखना है। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को जान कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।